एसपीपीए ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम कुमार और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग राजनीति शास्त्र। और राजनीति शास्त्र में हम लोग बात करेंगे आपके पाठ्यपुस्तक का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इससे पहले आपने लोकतंत्र के बारे में कक्षा 9th में बखूबी जो है जाना है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था चलाने का सबसे अच्छा उदाहरण है विश्व में किसी भी शासन व्यवस्था के अपेक्षा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की जब हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कि लोकतंत्र की जब हम स्थापना देख रहे थे पिछली कक्षा में, जब हम देख रहे थे कि किसी भी देशों में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है वो कहीं ना कहीं संघर्षों के बल पर ही हुई है। जनसंघ इतनी आसानी से कोई भी राजशाही शासन व्यवस्था या तानाशाही शासन व्यवस्था सरकार लोगों के हाथों में नहीं सौंप देती है ना। तो वहाँ पे लोगों को बहुत दिनों तक संघर्ष करना पड़ा और उसी का परिणाम हुआ कि वहाँ पे राजशाही शासन व्यवस्था का अंत होकर के या तानाशाही शासन का अंत होकर के विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। ये तो था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होने की बात। लेकिन जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है तो समय आता है लोकतंत्र के विकास का, और लोकतंत्र निरंतर विकास करती रहती है। इसमें भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भूमिका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो संघर्ष होता है, ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दौर, और ये दौर है सत्ता के कुर्सी का। ये दौर है शासन व्यवस्था में अपनी अपनी पैठ बनाने की, और ये दौर है एक बहुत सारे राजनीतिक दलों के बीच शासन व्यवस्था में अपना वर्चस्व स्थापित करने का। और इस तरह से ये जो चेयर है, इसको पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल हमारे देशों में संघर्ष करती है और प्रतिस्पर्धा करती है एक दूसरे के साथ, और इसी प्रतिस्पर्धा से लोकतंत्र मजबूत होती है। ये कैसे होती है ये आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्पर्धा क्या है। और इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि दो दुकान है एक शहर में और दोनों कपड़े की दुकान है। इसमें एक जो दुकानदार है वो बहुत सॉफ्ट व्यवहार का है, यानी कि बहुत उसका मृदु स्वभाव है, और दूसरा खड़ूस टाइप का है। तो आप अगर कस्टमर होंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप निश्चित तौर पर जो मृदु स्वभाव का व्यक्ति है वहाँ पर जाएंगे। दूसरे दुकानदारों की बिक्री नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिस्पर्धा होगा कि हम भी इस तरह का स्वभाव लाएं ताकि हमारे दुकान पर भी लोग आएंगे, और ये दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलेगा स्वभाव में परिवर्तन का। ठीक उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए, जनता का समर्थन हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे जनता को लगे कि यही दल हमारे लिए सबसे बेहतर है और इससे फ़ायदा होता है जनता का। अगर शासन व्यवस्था पर एक ही व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा तो फिर ये तो तानाशाही शासन व्यवस्था और राजशाही शासन व्यवस्था में तो यही व्यवस्था थी। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों के बीच जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है ये लोकतंत्र में सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, और संघर्ष होती है कभी कभी जो है। और ये जो इतना भी संघर्ष है ना, ये संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दलों का हाथ होता है। हालांकि कभी कभी संघर्ष जनता स्वतः स्फुरित होता है, जनता के द्वारा स्वतः जो है स्फुरित हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी उसमें राजनीतिक भागीदारी ज़रूर होती है। और कई बार जो है कई सारी संघर्ष का मामला जो चाहे न्यायपालिका के द्वारा चाहे कार्यपालिका के द्वारा खुद सुलझा लिया जाता है, लेकिन अधिकांश तौर पर अगर आप देखेंगे तो संघर्षों के पीछे एक संगठित रूप होता है, क्योंकि एक संगठन होता है जो पूरे संघर्ष का प्लानिंग करता है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है अगर सरकार जन विरोधी कोई भी गतिविधि करता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का अपना महत्व है। और जब ये प्रतिस्पर्धा या संघर्ष जनता में बहुत व्यापक तौर पर फैल जाती है और जनता के हर एक वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल हो जाता है, तो यही चीज़ें ये संघर्ष जन संघर्ष कहलाती है। और जन संघर्ष जो है लोकतंत्र में इसका बहुत ही
व्यापक असर होता है, ये जनसंघर्ष सरकारों को निरंकुश होने से रोकती है, ये जनसंघर्ष सरकार को मनमानी करने से रोकती है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार किसी भी निर्णय के लिए अपना मन या मनमानी नहीं कर सकता है, उसको कोई भी डिसीजन जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में एकाधिकार सत्ता पर किसी का नहीं होता है। और अगर एकाधिकार होगा तो अगले चुनाव में नेताजी टाई टाई फिश हो जाएंगे, क्योंकि उनको फिर से जनता के पास आना पड़ेगा और विरोधी दल जनता का समर्थन लेकर के सीधे सत्ता में लौट जाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो जनसंघर्ष है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र मतलब जनता की शासन। जनता के शासन तभी मजबूत होगा जब शासन व्यवस्था पर जनता का पकड़ रहेगा, सत्ता और शासक को जनता का डर सताएगा। और ये कब होता है? ये होता है संघर्ष से, जन आंदोलन से और जन आंदोलन के डर से लिए गए निर्णयों पर। कुछ ऐसे ही कहानी है। अगर आप उन भारत के संदर्भ में लोकतंत्र को देखेंगे तो हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए थे और सन 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस के दिन से हमारे देश में हमारा अपना आयन यानी कि अपना संविधान लागू हो चुका था और इसी संविधान के तहत हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाई जानी थी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संकल्प लिया था कि हमारे देश में शासन व्यवस्था बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीक़ों से होगी। तो स्वाभाविक है कि 1950 में लोकतंत्र की हमारे देश में स्थापना हो चुकी थी। अब दौर था लोकतंत्र के विकास का। तो जब लोकतंत्र विकास कर रहा था तो उस समय में कई ऐसे जनसंघर्ष हुए, जन आंदोलन हुए जो हमारा ध्यान खींचती है। कई बार सरकार निरंकुश होने की कोशिश किया और उसको जनसंघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ। इसी तरह से कुछ घटना है। आप देखेंगे 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार जो है संविधान के मूलभूत ढांचों में परिवर्तन करने लगी। इसके विरोध में जन आंदोलन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप आपातकाल लागू कर दिया सरकार ने। और फिर जो देश में हुआ वो सबके सामने है, मैं आगे इस पर चर्चा करूँगा। और फिर जो है जब चुनाव की बारी आई तो परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी खुद से चुनाव हार गई, खुद सांसद नहीं रही। और ये वो इंदिरा गांधी थी जो कभी बहुत ज़्यादा जनसमर्थन लेकर के प्रधानमंत्री बनी थी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जनसंघर्ष है, इस जनसंघर्ष का कितना बड़ा योगदान है लोकतंत्र में कि कोई भी सरकार, चाहे वो जनता के समर्थन से बनी हुई सरकार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शासन व्यवस्था पर एकाधिकार जमाना चाहेगी तो जनता जनसंघर्ष के माध्यम से उसको सबक सिखा देगी। तो यही कारण है कि जनसंघर्ष शासन को निरंकुश होने से रोकती है। जनसंघर्षों से आप देखते होंगे कि हमेशा राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है, नए नए विचारधाराओं का उदय होता है और वो शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी करती है। तो लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि जनसंघर्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे जनसंघर्षों की इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस देश में लोकतंत्र की मजबूती में एक एक कदम निभाया है ये जनसंघर्ष। इसी में एक जनसंघर्ष है बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार का छात्र आंदोलन ये एक कहानी है, बस छोटी सी कहानी ही सुनना है। छात्र आंदोलन बिहार से हुआ था और ये एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दिया था। तो हम लोग देख रहे थे बिहार का छात्र आंदोलन कैसे हुआ। ये एक छोटी सी कहानी देखेंगे। समय 1970 का था और दौर था इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का। 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे करके सत्ता में आई और बहुत ज़्यादा बहुमत लेकर के सत्ता में आई थी। समय परिवर्तन हुआ, आप सभी जानते हैं। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था, बांग्लादेश बना था और इस युद्ध में भारत जीत तो गया, लेकिन भारत में आंतरिक स्थिति बहुत ही बुरा हो गया।
रोज़गारें जाने लगी, भुखमरी की समस्या आ गई, महंगाई बढ़ गई, 100 रुपये के सामान ने 150 130 रुपये में बिकने लगे और इससे पैदा हुआ आंतरिक विरोध, सरकार के खिलाफ जन संघर्ष शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अलग होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने सहायता देना बंद कर दिया था। गेहूं के निर्यात पर अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया था और हमारे देश में दिनों दिन भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही थी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल असंतुलित थी, लोग सड़क पर उतर चुके थे और रही सही कसर जो बचा हुआ था वो पूरा कर दिया 1972-73 में मानसून की स्थिति, यानी कि उस बार सूखा पड़ गया और खेतों में उपज नहीं हुई। इससे हमारी स्थिति, किसानों की स्थिति और अनाजों की स्थिति देश में बिल्कुल ही दयनीय हो गई और आंदोलन सरकार के खिलाफ और तेज हो गया। इसकी शुरुआत हुई जब लोगों की रोज़गार जाने लगी, भुखमरी की समस्या होने लगी, तो बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ, बिहार में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इस कांग्रेस के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और ठीक इसी समय गुजरात में मेस बिल में वृद्धि को लेकर के आंदोलन होने लगा था, लेकिन ये आंदोलन किसी नतीजे तक पहुँचेगी इसके लिए ज़रूरत थी एक चेहरे की, और इस चेहरा को ढूंढा गया। तो ये चेहरा था जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने अपनी योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था। और जयप्रकाश नारायण से छात्रों ने आग्रह किया कि आप हमारे आंदोलन को लीड करें। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों की ये बात मान ली, बस एक शर्त रखा था कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होगा। और फिर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को नया रंग देना शुरू किया और राजनीतिक रंग में ये आंदोलन आ गया था। सरकार के जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि ये आंदोलन केवल बिहार तक नहीं पूरे देश में फैले और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो, और इसीलिए उन्होंने सभी वर्गों को आह्वान किया था इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में एक सभा किया था। कहा जाता है कि उतना भीड़ आज तक किसी सभा में नहीं आया था। और इधर इंदिरा गांधी की सरकार जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन से तिलमिला उठी थी। ठीक इसी समय जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन छात्रों की नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय रेलवे में भी हड़ताल शुरू हो गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रेलवे में सिर्फ एक ही बार हड़ताल हुआ। वो इसी समय हुआ था 1974 के आसपास। रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था और इंदिरा गांधी की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी लगभग आधे से अधिक रेलवे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। और इस रेलवे के जो आंदोलन थे उसके जो लीडर थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। बाद में ये इन्होंने जदयू पार्टी जो अभी बिहार में सत्ता में है, उनका जो सूत्रधार थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। इसी क्रम में आंदोलन आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इस आंदोलन में जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि से लोग जुड़ने लगे और इस आंदोलन का नाम पड़ा संपूर्ण क्रांति। धीरे धीरे व्यवसायी वर्ग, छात्र तो पहले से जुड़े थे, किसान वर्ग भी धीरे धीरे इस आंदोलन में जुड़ने लगे और आंदोलन मुखर होने लगी। इंदिरा गांधी इसको अपने खिलाफ पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत साजिश के तहत की गई जो है आंदोलन मानती थी, और वो नहीं मानती थी कि सरकार में इस तरह का कोई दोष है या सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही है या जनता को परेशानी है। ये आंदोलन एक नया रूप ले ही रही थी कि इसमें आग में घी डालने का काम किया। सन 1975 यानी कि 12 जून में कोई इलाहाबाद का एक डिसीजन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन, और ये डिसीजन क्या था, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते थी, उनके खिलाफ लड़ते थे राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज किया था। केस का मामला ये था कि उस समय रायबरेली में जो प्रशासक थे वो इंदिरा गांधी के पर्सनल सचिव भी हुआ करता था, तो उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में फ़ायदा करवाया है। हालांकि बाद में ये प्रशासक इस्तीफ़ा दे दिए थे, लेकिन
कोर्ट में पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री को हाजिर होना पड़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया था। और पहली बार हुआ था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री को सांसद का जो है उसकी सांसदी बर्खास्त कर दिया था कोर्ट ने, यानी कि कानूनन रूप से अब इंदिरा गांधी सांसद भी नहीं रही थी। अब जो ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था ये और बहुत तेज़ हो गया था। जयप्रकाश नारायण फिर से जंतर मंतर में एक आंदोलन किया और इस आंदोलन में इंदिरा की इस्तीफे की मांग करने लगे। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने आम जनों से आह्वान किया कि ये सरकार लीगल नहीं है, सरकार को इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी अड़ी हुई थी। इधर जयप्रकाश नारायण उस सभा में आह्वान किया, यहाँ तक कि आम लोगों के अलावा पुलिस और सेनाओं तक से आह्वान कर दिया कि आप सरकार की बात नहीं मान सकते हैं। इसको लेकर के इंदिरा गांधी बहुत ही खफा हो गई। उनको लगा कि ये सरकार के खिलाफ़ नहीं, देश के खिलाफ़ विद्रोह है। और 25 जून 1975 को आकाशवाणी से इंदिरा गांधी का आवाज़ आया कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है, आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस आपातकाल के बाद जो खेल हुआ, जितने भी ये आंदोलनकर्ता थे सभी को जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि अब बंद कर दिया गया। हम लोग बात करेंगे आपातकाल पर कि आपातकाल में क्या क्या होता है, आपातकाल की स्थिति क्या होती है, इस पर इस कहानी के बाद डिस्कस करेंगे। सभी नेताओं को, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जो जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के पिता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, उनको भी जेल में रखा गया। और इस जेल में बहुत सारी यातनाएं दी गई। पूरे देश में पुलिसिया शासन लागू हो गया। जो कोई भी आवाज़ उठाता था उसकी आवाज़ को दबाने के लिए केवल और केवल लाठियां चलती थी। इसी आपातकाल के दौरान सरकार ने नज़रबंदी निवारक अधिनियम को बर्खास्त कर दिया था, यानी कि जो भी लोग अरेस्ट हो रहे थे वो अपने बेगुनाही का सबूत न्यायालय में नहीं पेश कर सकते थे। यातनाएं बढ़ती जा रही थी और आपातकाल भी। और फिर भी एक दौर आया जब ये आपातकाल ख़त्म हो गया और समय आया चुनाव का। दौर था 1977 का, और 1977 में जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, ये सारे जो आंदोलनकारी थे, जो नेता थे, वो जेल से छोड़े गए। और ऐन मौक़ों पर 1977 ईस्वी में क्या हुआ, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने भी थे, गैर कांग्रेसी पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने एक गठबंधन किया जिसका नाम था जनता पार्टी। और चुनाव में जो बर्बरता बढ़ती गई थी आपातकाल के दौरान, इसका परिणाम साफ साफ दिखने लगा था। और चुनाव का परिणाम आते ही 542 सीटों के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को 330 सीट मिला था। और इंदिरा गांधी की हालत ये थी, अपने बल पर प्रधानमंत्री बने थी, उसकी हालत ये हो गई थी कि ये रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और इसके पुत्र संजय गांधी बरेली से चुनाव हार गए। सोचिए कैसा होता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने बल पर सत्ता में आया, उसके गरीबी हटाओ के नारे पर देश उनको इतना बहुमत दिया, और 5 साल के अंतराल पर ये खुद चुनाव हार जाती है। यही है लोकतंत्र में जनता का पावर और जनसंघर्ष की भूमिका। जब भी सरकारें, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, मनमानी करेगी, जनता जन जागेगी, जनसंघर्ष होगा और फिर सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा का बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे एक जनसंघर्ष जो है एक बहुत मजबूत शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका। हालांकि लोकतंत्र में एक और बहुत रोचक घटना हुआ। ये जो जनता पार्टी की सरकार है, ये 2 साल भी नहीं टिक पाई, और आपसी सत्ता में आपसी हितों के लिए, मतलब निजी स्वार्थ के लिए, ये लोग आपस में ही लड़ने लगे और फ़ायदा उठाने लगे फिर से कांग्रेस पार्टी, और फिर ये सरकार गिर गई। और देखिए
1977 के बाद फिर से 1980 में चुनाव हुआ, क्योंकि इससे पहले ही सरकार गिर गई थी और फिर से इंदिरा गांधी बहुमत के साथ लौट गई और वो फिर से प्रधानमंत्री बन गई। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इन्होंने जो विरोध किया था इसको ये स्थापित नहीं रख पाए और फिर से लोगों को लगा कि नहीं, कांग्रेस ही इस देश का भला सोच सकती है। कई जगह ये चर्चा होने लगी भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कि कहीं भारत में लोकतंत्र कमज़ोर तो नहीं पड़ गई है, कहीं भारत में लोकतंत्र एक ही पार्टी के तक भारत में सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में कब्जा कर तो नहीं रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का पहचान है। आप अगर गलत करेंगे, आप अगर निरंकुश होंगे, आप जनता के हितों की बात को ध्यान नहीं देंगे, आप सत्ता में मदमस्त हो जाएंगे, तो जनता आपको पस्त कर देगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसी तरह की बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। संविधान का 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। इसी तीनों अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है और इसमें आपातकाल का कॉन्सेप्ट आया वहाँ से कि देश में अगर आपातकाल की स्थिति रहेगी तो उस समय सरकारें क्या कर सकती। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सरकार, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र स्तर पर अलग सरकारें हैं, राज्य स्तर पर अलग सरकारें और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं। आपातकालीन स्थिति में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 के तहत जब किसी राज्य में स्थिति, कानून व्यवस्था खराब होने लगती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, शॉर्टकट में बिल्कुल जान रहे। और 360 के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल लगता है। आजकल बहुत चर्चा हो रही थी आर्थिक आपातकाल की, खैर उस पर डिस्कस करेंगे। 352 के तहत जो आपातकाल लगता है, इसमें लगता है कि बाहरी आक्रमण की आशंका अगर हो जाए सरकार को कि बाहर से आक्रमण होने वाला है, आपातकाल लग जाता है। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। उसके बाद है आंतरिक अशांति। पहले था लेकिन अब है सशस्त्र विद्रोह। अगर देश के अंदर जनता शस्त्र के साथ विद्रोह करना शुरू कर दे तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये आपातकाल में ऐसा क्या हो जाता है जो सरकारों को इतना पावर मिल जाता है। तो आपातकाल के समय में जो हमारा मौलिक अधिकार है ना संविधान में, वो मौलिक अधिकार निरस्त हो जाता है। उसमें सबसे पहले निरस्त होता है अनुच्छेद 19 निरस्त होता है। ये आपातकाल के लागू होते ही ख़त्म हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 में है बोलने की आज़ादी। ये जो मीडिया है, ये जो हम लोग सरकार के खिलाफ दिन भर बकते रहते हैं, तो जब भी आपातकाल लगेगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं लेकिन विरोध में नहीं बोल सकते हैं, सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते हैं, देश के विरोध में नहीं बोल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल सकते हैं। ये भी टेलीविजन्स वगैरह सरकार के दिए हुए चीज़ों पर इस पर कंट्रोल हो जाता है, सरकार का प्रिंट मीडिया पर कंट्रोल हो जाता है और जो छापेगा वो जेल जाएगा। और भी मौलिक अधिकार हैं, वो जो है सरकार अलग से अधिसूचना जारी करके उसको निरस्त कर सकती है। हालांकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है सामान्य परिस्थिति में, लेकिन आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार जो है समाप्त किया जा सकता है। उसमें भी 2 अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं किए जाएंगे। वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है कि जीने की स्वतंत्रता, ये किसी भी परिस्थिति में चाहे आपातकाल हो, ये सरकारें समाप्त नहीं कर सकती है ना। उसके बाद अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। किसी भी राज्य में जब कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाता है और उस राज्य में सीधे राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है और केंद्र का शासन चलने लगता है। इसी तरह से 360 के अंतर्गत अगर आर्थिक आपातकाल लगता है तो इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी के वेतन में कटौती हो जाता है, बहुत सारे योजनाओं में कटौती होता है। और वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगा। एक बार आया था ऐसा समय 1991 में, जब बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक मंदी हो गई थी, तब कयास लगाए जा रहे थे कि आर्थिक आपातकाल लग जाएगा, लेकिन उस बार भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा। और इस बार फिर से कोरोना डिजीज़ के कारण से आर्थिक आपातकाल चर्चा में है। देखते हैं इस बार सरकार आर्थिक आपातकाल लगाती है या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए या नहीं लगेगा। फ़िलहाल ये है। तो आज हम लोग
इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जब भी मुलाकात होगी, हम इसी तरह के 1970 के दशक के, 1980 के दशक के तमाम संघर्षों की कहानी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन के बारे में, हम पढ़ेंगे दलित पैंथर्स के बारे में, हम पढ़ेंगे SC/ST एक्ट जो कभी कभी बवाल मचा देता है, उसके बारे में कैसे आया था। इसी तरह के तमाम छोटी छोटी हम पढ़ेंगे तारी विरोधी आंदोलन के बारे में जो महिलाओं ने किया था। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हम लोग इस क्लास में लेते रहेंगे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में संघर्ष का और प्रतिस्पर्धा का कितना बड़ा रोल है। लोकतंत्र संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता है। आज की इस कक्षा की समाप्ति करते हैं यहीं पे। और आप लोग वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, लाल बटन में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर एक बार क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।